हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज ब्लड, ह्यूमन ब्लड। तो ब्लड के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ब्लड जो है इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली हमारी बॉडी में 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। क्या क्या? एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारी बॉडी की जहाँ पर भी कवरिंग होती है उसको कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, जहाँ पर भी सरफेस होता है। दूसरा टिश्यू है जिसे हम कहते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। इसका मकसद होता है बॉडी में मूवमेंट कराना, तो मसल्स, दैट इज द मस्क्यूलर टिश्यू। तीसरा है जिसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम बना है। और चौथा जो है उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसका मकसद होता है इन सब टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करना। ये एक्चुअली पैकेजिंग करता है इनके दरमियान। अभी कनेक्टिव टिश्यू आपके जहन में है क्या, कौन कौन सा है? फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एडिपोज टिश्यू, फैट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा एरियोलर टिश्यू। नहीं सुना है तो टेंशन भी नहीं लेना, जरूरत भी नहीं है। एरियोलर टिश्यू कहाँ पे मिलता है? स्किन के नीचे हमें मिलता है। एडिपोज टिश्यू भी वहीं पे मिलता है। इसी तरह से आपने सुना होगा लिगामेंट जो बोन को बोन के साथ ज्वाइन करते हैं। इसी तरह से आपने सुना होगा टेंडन। देखिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बोन को मसल के साथ ज्वाइन कर रहा है। इसी तरह से आपने सुना होगा लिगामेंट, टेंडन, आपने कार्टिलेज सुनी होगी, आपने बोन सुनी होगी। ये सारे जो हैं दीज आर कनेक्टिव टिश्यूज। और एक बात मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। अगर यहां पे ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें सेल्स होती हैं, और यही सेल्स जो होती हैं ये एक्चुअली फ्लूइड सेक्रेट करती हैं, और यही सेल्स जो होती हैं ये कुछ फाइबर्स भी सेक्रेट करती हैं। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। सेल्स होती हैं, इसमें फ्लूइड होता है, फ्लूइड को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इसमें कुछ फाइबर्स भी होते हैं। अब यहां पे जो ब्लड है, ब्लड एक्चुअली रेड कलर्ड है। ये रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में है। अब सवाल आता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो रेड कलर्ड ब्लड है, इसमें एक्चुअली क्या क्या कंपोनेंट आता है? देखिए ब्लड चाहे आप देखेंगे वेन्स में या तो आर्टरीज में होता है। वेन्स में या आर्टरीज में आप ब्लड को देखेंगे, या हार्ट में देखेंगे। हार्ट में जहां पर भी आप ब्लड को ले लेंगे, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है फ्लूइड जिसको हम क्या कहते हैं, आप सबको पता होगा, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा। इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और ये फ्लूइड सेक्रेट किन्होंने किया होता है? जो मैं अभी बता रहा था, सम सेल्स, जिन सेल्स को हम एक्चुअली बेहतर में क्या बोलते हैं? कॉर्पस्कल्स। इनको सेल्स नहीं, बेहतर हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। सेल्स स्टेशनरी एक जगह, लेकिन ये तो मूव कर रहे हैं इस फ्लूइड में, सो दे आर बेटर कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। तो ये चीजें क्लियर हैं कि इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट कनेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हर किसी रीजन में जाता है, हर किसी सेल टिश्यू के पास जाता है ब्लड। एंड आपको पता होना चाहिए कि ब्लड इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। देखिए एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इन्हीं 3 लेयर्स से सारी बॉडी बनती है। तो मीजोडर्म वो लेयर है जिससे ब्लड बनता है। समझ आ रहा है? एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। इतना क्लियर है आई थिंक। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बता दूं, दूसरे पेज को यूज करते हैं। अब यहां पे
इतना क्लियर है। नाउ ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है? 5 से लेके 6 लीटर तक ब्लड की क्वांटिटी होती है। आपके एग्जाम में आएगा तो आपको ऑप्शन 5.5 लीटर्स पे टिक मारना है। ये ऑप्शन वहां पे दी होगी 5.5 लीटर्स। ठीक है, वेरी गुड। अब ब्लड का पीएच कितना है? पहले आपको पता होना चाहिए पीएच क्या होता है। देखिए, जब हम देखते हैं कोई भी जो मटेरियल होता है, कोई भी फ्लूइड अगर हम ले लेंगे, आपको इसका पीएच देखना है या मटेरियल का पीएच देखना है। तो ये पीएच एक स्केल पे हम दिखाते हैं, जो हम 0 से स्टार्ट करते हैं 14 तक, 1 2 3 4 लेके, और बीच में यहां पे 7 है। ठीक है, अगर 7 और 0 के दरमियान पीएच निकलता है, दैट इज कॉल्ड एसिडिक पीएच। और अगर 7 निकलता है किसी मटेरियल का पीएच, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पीएच। और अगर 7 से ज्यादा निकलता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक और एल्कलाइन पीएच। अब ये पीएच होता क्या है? देखिए, किसी भी मटेरियल में हम H पॉजिटिव और OH का कंपैरिजन देखते हैं। अगर किसी में H पॉजिटिव ज्यादा है, OH कम है, समझ लीजिएगा दैट उसका पीएच क्या है? उसका पीएच एसिडिक है। और अगर किसी में OH पॉजिटिव OH नेगेटिव ज्यादा है और H पॉजिटिव कम है, तो समझ लीजिएगा उसका कौन सा पीएच है? उसका बेसिक पीएच है। अब ब्लड की बात करते हैं। ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन। इसका पीएच जो है दैट इज अबाउट 7.4। समझ आ रहा है? स्लाइटली बेसिक। कलर क्या है ब्लड का? देखिए, अगर ब्लड में हमने पता है कि इसमें सेल्स होती हैं और प्लाज्मा होता है। देखिए, अगर हम ब्लड का नेचुरल कलर देखेंगे विदाउट स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, एक किस्म की सेल्स जिससे ब्लड का रेड कलर है, वो आपको पता होगी, एक किस्म की सेल्स जिनको हम आरबीसीज कहते हैं। तो बाकी ब्लड का कलर येलो है, पेल येलो, स्ट्रा कलर। समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो अब यहां पे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर ब्लड को हम ले लेंगे, हमारा ब्लड विस्कस है, चिपचिपा थोड़ा सा है, ये थिक है थोड़ा सा, बिल्कुल ही वाटर की तरह नहीं है। और विस्कोसिटी जो ब्लड की है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज सेल्स। जो ये सेल्स हमें मिलती हैं, इसमें जितनी सेल्स ज्यादा होंगी ब्लड में, उतनी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी, ये समझिए। और हम ये सेल्स किस तरह से देखते हैं, किस ब्लड में कितनी सेल्स हैं? बाय अ वैल्यू, जिस वैल्यू को हम कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। अगर सेल्स ज्यादा है तो दिस वॉल्यूम विल बी मोर, अगर सेल्स कम है तो दिस वॉल्यूम विल बी लेस। इसको हम हेमाटोक्रिट वैल्यू भी कहते हैं। और इस हेमाटोक्रिट वैल्यू को अगर हम देखते हैं ब्लड में, ये एक्चुअली है क्या? परसेंटेज देखेंगे हम किसकी, आरबीसीज कितनी है, और इसका परसेंटेज किसके कंपेयर में देखेंगे? विद रेस्पेक्ट टू होल ब्लड वॉल्यूम। जनरली ये कितना होता है? 45%। मतलब अगर 100 ml ब्लड हम ले लेंगे, इसमें 45 ml सेल्स होंगी और 65 ml क्या होगा? प्लाज्मा होगा। समझ आ रहा है? 65 ml बाकी प्लाज्मा होगा। ये चीजें आपको क्लियर है आई थिंक। अब यहां पे नेक्स्ट थिंग जो आपको मैं बता दूं वो ये है कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ओके, सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? बेसिकली आपको पता है इसमें दो ही कंपोनेंट्स हैं। एक तो आपका प्लाज्मा होता है और दूसरा आपके सेल्स होते हैं, जिनको हम बेटर क्या कहते हैं? कॉर्पस्कुलस। ये पॉइंट क्लियर है? अब यहां पे इस प्लाज्मा की बात हम करेंगे। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाऊंगा, ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है। प्लाज्मा आपको पता है, दिस इज द लिक्विड पोर्शन। लिक्विड पोर्शन जो हमारे ब्लड का है, दैट इज प्लाज्मा। ये प्लाज्मा में क्या क्या है? देखिए, इसमें पानी है,
सबसे ज़्यादा पानी है, 90 to 92% इसमें वाटर ही है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो ये प्रोटीन्स कितने होते हैं, 7 to 8% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। और याद रखेगा ये प्रोटीन्स लिवर से बनते हैं, लिवर में बनते हैं। अगर इन प्रोटीन्स की बात हम करेंगे, इस प्रोटीन में क्या क्या, इन प्रोटीन्स में कौन कौन सा प्रोटीन आता है, आपको सबसे पहले याद रखना है इसमें एल्ब्यूमिन्स आते हैं, एल्ब्यूमिन्स आते हैं, इसमें ग्लोब्युलिन्स आते हैं, इसमें फाइब्रिनोजन आता है। ये मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इसमें आते हैं, काफी सारे होते हैं लेकिन बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं। एल्ब्यूमिन्स का काम क्या है, देखिए आपको पता है ब्लड जो है, अगर ये ब्लड वेसल है, इसमें जो ब्लड है, लिक्विड पोर्शन है, ये बाहर जा सकता है, सीप आउट कर सकता है दिस प्लाज्मा आउटसाइड द ब्लड वेसल्स। और जिसकी वजह से जो अक्सर देखते हैं हम, बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनमें एक्चुअली कहीं पे ये लिक्विड जमा होता है, जिसको हम कहते हैं ओडीमा, जैसे वाटर जमा हो जाता है डिफरेंट रीजन्स में, ये बाहर जा सकता। लेकिन इस चीज को, पानी को यहां कौन रोक देता है, यहां 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 ये ग्लोबुलिन्स, यहां जो ये एल्ब्यूमिन्स होते हैं, ये एक्चुअली इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ाते हैं। इस ब्लड का ऑस्मोटिक पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, वो उतना पानी को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो इस ब्लड का है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज एल्ब्यूमिन्स। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट में इसके बारे में बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्लोबुलिन्स, इनका मेन मकसद होता है, काफी सारी फंक्शंस होते हैं, एक मेन मकसद होता है कि ये कुछ ग्लोबुलिन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे आपको एक ग्लोबुलिन है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जो किसको, थायराइड हार्मोन को साथ ले लेगा, ब्लड में चलाएगा, डिफरेंट जगहों तक ले जाएगा। इसी तरह से सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो ये काफी सारे हैं। एक मेन फंक्शन इन ग्लोबुलिन्स की होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल। और स्पेशल टाइप ऑफ ग्लोबुलिन्स हमारे ब्लड में मिलते हैं जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिनको दूसरा नाम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। आपको पता है जब इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो एक्चुअली इस इन्फेक्शन को हटाते हैं, इस बाहर वाले पैथोजन को हटाते हैं, बैक्टीरिया हो कुछ भी हो। दोज मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली दिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स। These are Y-shaped molecules and ये स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स ये सेक्रीट करती हैं और ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन को रोकते हैं। समझ आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट इज फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए लगेगा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए लगेगा। आपको पता है कि क्लॉटिंग होती है ब्लड की, है ना, जब कहीं पे जख्म आ जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, इस प्रोटीन के अलावा इसमें और कुछ भी मिलेगा। हमें क्या मिल सकता है, बाद में मैं इनका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड करूंगा या पीडीएफ बना के सेंड करूंगा। अब और क्या मिल सकता है इसमें मिनरल साल्ट्स मिल सकते हैं। मिनरल साल्ट्स होते हैं सोडियम के, पोटेशियम के, क्लोराइड्स, है ना, क्लोराइड्स, कैल्शियम के। अब इसमें एक ही पॉइंट आप याद रखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, पूरा लिखता हूं मैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये साल्ट जो इसमें है ये हमारे ब्लड में एज ए बफर एक्ट करता है। बफर का मतलब क्या होता है, देखिए ब्लड का पीएच हमें पता है 7.4 है। ये ना ही ज्यादा ऊपर जाना चाहिए ना ही ज्यादा नीचे आना चाहिए। तो हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, इसका मेन मकसद होता है कि इस पीएच को मेंटेन रखे। एंड पीएच को मेंटेन रखना, ना ज्यादा करना, ना ज्यादा होने देना, ना कम होने देना, उसको कहते हैं इट एक्ट्स एज अ बफर। समझ आ रहा है? वो क्या होता है, H पॉजिटिव डोनेशन करता है, क्या होता है वो H नेगेटिव, वो समझना नहीं है, बस इतना काफी है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आपको मैं समझाने जा रहा हूं, इसमें मिनरल साल्ट्स भी आ गए। हम यही करते हैं, ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, ब्लड में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, और प्लाज्मा में हमने पढ़ लिए क्या क्या, वाटर, प्रोटीन्स, और हमने मिनरल
साल्ट्स पड़े। अब नेक्स्ट चीज जो इसमें है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स देखिए ये न्यूट्रिएंट्स जो इसमें होते हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते हैं, हम यहीं पे लिख देते हैं। कुछ गैसेस भी होते हैं जैसे O2 CO2 होता है, इसमें वाइटामिन्स भी होते हैं, इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, इसमें हार्मोन्स भी होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें जो होते हैं दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स में एक चीज़ मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ग्लूकोज इसमें पाया जाएगा? ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप खुद करिए। आप मुझे बताइए नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितनी है और फास्टिंग में ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होनी चाहिए नॉर्मल केसेस में, एक नॉर्मल पर्सन में। इसी तरह से आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल भी हमारे ब्लड में मिलता है। आप ये बताइए कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की लेवल कितनी होनी चाहिए ब्लड में। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। समझ आ रहा है? अब एक पॉइंट इसमें और याद रखिए, हमारा जो ब्लड है बाहर जख्म आ जाएगा तो वो क्लॉट हो जाता है, लेकिन हमारे ब्लड को अंदर से क्लॉटिंग नहीं होती क्योंकि इसमें एंटीकोगुलेंट होता है। एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो हमारे ब्लड में है, जो इसे क्लॉट होने नहीं देता है, उसको हम हिपैरिन कहते हैं। हिपैरिन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हिपैरिन। तो ये क्या हम आगे समझेंगे जब प्लेटलेट्स की बात करेंगे, तो वो क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन हिपैरिन जो है ये नेचुरली हमारे ब्लड में होता है, जो से ब्लड हमारे अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट होने नहीं देता है। समझ आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट। अब हम प्लाज्मा को खत्म कर चुके हैं, अब हम ब्लड सेल्स या जिनको हम कॉर्पस्कुलस कहते हैं इनकी बात करेंगे। ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पस्कुलस की बात करते हैं। देखिए बेसिकली ये कितने टाइप्स के होते हैं आप सबको पता होगा। एक होते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस जिनको हम आरबीसीज कहते हैं, है ना, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस या रेड ब्लड सेल्स। इसी तरह से दूसरे हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस कहते हैं, ये आप सबको पता है। और तीसरे टाइप के हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, इनके बायोलॉजिकल नेम्स क्या है। देखिए आरबीसी जो है इनको हम दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। दिस इज क्लियर टू। पहले हम इस आरबीसी को ले लेते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या चीजें हमें समझनी है। देखिए आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट सेल है दैट इज दिस आरबीसी, और ये कितना है, अबाउट हमारी बॉडी में 4.5 से लेके 5 मिलियन आरबीसीज हमें मिलती हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। समझ आ रहा है? तो काफी सारे आरबीसीज हमारे ब्लड में होते हैं, और ये याद रखिए दिस इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ सेल्स अमंग द ब्लड सेल्स। और इनकी अगर हम देखते हैं शेप के बारे में, इनकी बात करते हैं, शेप क्या होती है इनकी शेप कैसे होती है। देखिए आपने लगभग सारे जम्मू एंड कश्मीर से हैं, आपने त्यालवड़ देखा होगा। त्यालवड़ जो होता है, आपके आसपास जो रोटी बनाने वाला होगा उसको बोलना त्यालवड़ कैसे होता है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम देखेंगे ये हमारा त्यालवड़ है, ओके। त्यालवड़ को देखेंगे, अगर इसके साइड्स को हम देखेंगे ये ऐसे होता है, ये यहां से भी अंदर की तरफ होता है और उस साइड में भी अंदर की तरफ होता है। इट इज सर्कुलर, डिस्क लाइक है ये, सर्कुलर या डिस्क लाइक है ये, लेकिन दो साइड्स में इसको क्या है, कनकेव, दैट इज बाय कनकेव। क्यों है ये बाय कनकेव, ये ऐसा क्या है, क्योंकि हम आरबीसी में जब देखते हैं इसमें अंदर से न्यूक्लियस, जब ये मैच्योर होती है, पहले पहले न्यूक्लियस होता है, फिर मैच्योरेशन के दौरान इसका न्यूक्लियस बाहर फेंका जाता है। और न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गनलीज जो भी होते हैं सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह, वो सारी इसमें एब्सेंट होती है। क्यों होती है एब्सेंट? क्योंकि
आरबीसीज का मेन काम क्या है आपको पता है, इनको ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो इनको किसी मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करके चलाना है। आरबीसीज के अंदर स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जितना आरबीसी के अंदर होगा उतना ही ये ज्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। समझ आ रहा है? अब अगर इनको इस आरबीसी को, जब ये पहले पहले होती है इसमें सारे सेल ऑर्गेनिज होंगे, लेकिन अगर इसको ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन अपने अंदर लेना है तो इसे ये सारे ऑर्गेनली बाहर फेंकने हैं, इनको निकालना है, और यहां इसके बजाय इसमें क्या भरना है सेल में? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के लिए लगेगा। समझ आ रहा है? हीमोग्लोबिन के ही बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं यहां पे, एक दो पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। देखिए हीमोग्लोबिन जो है ना, यही हमारे आरबीसीज को या हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, रेड कलर देता है। समझ आ रहा है? इस हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आयरन पार्ट जिसे हम हीम कहते हैं, हीम, और दूसरा होता है ग्लोबुलिन पार्ट जो कि एक प्रोटीन है। समझ आ रहा है? ये हीम इसमें 4 होते हैं, ग्लोबुलिन इसमें 4 होते हैं। ये ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं, लेकिन इतना याद रखें, आयरन पार्ट एंड ग्लोबुलिन पार्ट। ये रेड कलर इस आयरन की वजह से। समझ आ रहा है? और आपको यह पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन के बारे में यह भी पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करने की एफिनिटी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। और सबसे ज्यादा किस गैस के साथ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जब ज्यादा देर तक कहीं पे फॉसिल फ्यूल चलता है, फिर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। जैसे हमने सुना है कि चिमनी रात भर जली थी तो सुबह मर गए थे अंदर ही, सोते सोते पता भी नहीं चला, स्लो डेथ हो गई थी उनकी। वो एक्चुअली क्या होता है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है क्योंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, वहां कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी या बाइंडिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और जितनी बाइंडिंग एबिलिटी इसकी ज्यादा है, उसका मतलब क्या है कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत पॉइजनस होता है। क्योंकि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है तो हीमोग्लोबिन प्रेफर किसे करेगा? ऑक्सीजन को कि कार्बन मोनोऑक्साइड को? कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रेफर करेगा और हमारी बॉडी को कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस होता है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा टिश्यूज को और हाइपोक्सिया की वजह से डेथ हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहीं पे आपको मैं बता दूं कुछ पॉइंट इसी आरबीसी के बारे में कि अगर हम देखेंगे कितना हीमोग्लोबिन हमारी आरबीसीज के अंदर होता है। देखिए एक्चुअली 280 मिलियन टू 80 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन आर फाउंड इन अ सिंगल आरबीसी। सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर आरबीसीज। आपको कभी हम सुनते हैं कि हाँ भाई मेरा ब्लड खाली कितना है, मेरा 12 ग्राम से 14 ग्राम है। ब्लड 12 से 14 ग्राम नहीं होता है एक्चुअली, उसमें हम हीमोग्लोबिन ही देखते हैं कि 100, अगर हम देखेंगे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में है ना, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हमें कितना ब्लड है, या 100 ml में कितना हीमोग्लोबिन है हमें, तो ये 12 से लेके 14 होता है। लेकिन हम ये ज्यादा बेहतर में अगर दिखाएंगे तो थोड़ा सा वैरी होता है मेल एंड फीमेल में। अगर हम देखेंगे मेल में ये 14 to 15.6 ग्राम्स होता है। ब्लड इतना नहीं होता, ये हीमोग्लोबिन की बात करते हैं हम उस वक्त। और फीमेल जो होती है उसमें 11 से लेके 14 ग्राम्स तक का होता है। समझ आ रहा है? पर ml ऑफ ब्लड आप लिख सकते हो। तो ये चीजें आपको हीमोग्लोबिन के बारे में पता चल गई। अब देखिए एक डिजीज है जिसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमारे आरबीसीज की शेप सिकल शेप्ड होती है। समझ आ रहा है? वो डिफेक्ट एक्चुअली किस में होता है? वो डिफेक्ट एक्चुअली हीमोग्लोबिन में होता है। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट होता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, एनीमिया क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप्स? ये कोई कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एक एक
एक एक लाइन दे के ये एक्सप्लेन कीजिएगा। आई वॉन्ट टू सी कौन बाद में ये अच्छे से खुद पढ़ता है। थोड़ा सा एनीमिया के बारे में खुद लिखिएगा, मैं थोड़ा बताऊंगा भी लेकिन टाइप्स नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको टाइप्स नहीं पढ़ने, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप में से ही कोई कमेंट सेक्शन में लिखेगा और उससे बाकी को भी एक्सप्लेन होगा एक एक पॉइंट से। अब नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आरबीसी जो सिंथेसाइज होती हैं, एक्चुअली हमारा सारा ब्लड जो सिंथेसाइज होता है एडल्ट्स में ये कहां पे सिंथेसाइज होता है? बोन मैरो में, अर्जन बोन मैरो में। लेकिन यहां पे जब हम आरबीसीज की बात करते हैं, ये बच्चे में अगर हम देखेंगे ये लिवर एंड स्प्लीन में बनता है, लेकिन एडल्ट्स में फिर किस में बनेगा? बोन मैरो में बनेगा। अब आरबीसीज की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। और आपको याद होना चाहिए कि एरिथ्रोपोइसिस के लिए एक हार्मोन लगता है जो किडनी से आता है, जिस हार्मोन को हम एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। और आपको मैं बता दूं, कभी जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, और एरिथ्रोपोइटिन को कौन स्टिमुलेट करता है? ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी अगर बॉडी में हो जाए तो एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा निकलता है। जैसे हम एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं तो उस वक्त बताइए मुझे खुद ही, ऑक्सीजन ज्यादा यूज हो रहा है एक्सरसाइज में, तो उस वक्त ब्लड में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो रही है। हाँ, ऑक्सीजन अच्छी तरह से टिश्यूज को नहीं पहुंचता, उस वक्त एरिथ्रोपोइटिन निकलेगा। कोई हाई एल्टीट्यूड पे जाएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है? एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा निकलेगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो हमें ऑक्सीजन बॉडी टिश्यूज को पहुंचाना है, तो इसलिए ज्यादा एरिथ्रोपोइटिन निकलेगा, जिससे क्या होगा? ज्यादा एरिथ्रोपोइसिस होगा, और जो हमारा थोड़ा ही आरबीसीज, जो हमारी आरबीसीज है वही इंक्रीज इन नंबर हो जाएंगे, और एफिशिएंसी टू कैरी द ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगी। अगरचे ऑक्सीजन कम है, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ आवर ब्लड टू कैरी दैट मच ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ये बाइंड करके ले जाएंगे जितना हो सकता है अपने टिश्यूज की तरफ। तो इसका मतलब है हाई एल्टीट्यूड हो या ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी जनरल में हम कहते हैं, तो उस वक्त एरिथ्रोपोइटिन निकलता है, एरिथ्रोपोइसिस हो जाता है। अब ये देखिए टाइम कितना हुआ? 27 मिनट्स। ये एक्सप्लेनेशन जो होती है ना, जब एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से समझाएंगे तो टाइम काफ़ी लगता है। मैं इन लेक्चर्स को ब्लड को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये छोटा सा पार्ट दूंगा एरिथ्रोसाइट्स तक, नेक्स्ट अभी दे देता हूँ थोड़ी देर में। तो ये देखिए एरिथ्रोपोइसिस, समझ आ रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट आपको यह भी समझना है कि हां भाई एरिथ्रोपोइसिस हो गया, अगर ये आरबीसीज जो होते हैं अगर इनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो उस वक्त भी क्या कंडीशन होगी, और अगर कम होगा तो उस वक्त भी क्या कंडीशन होगी?